स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका 1942 से शुरू किया गया था। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त महीने में इसकी शुरुआत हुई थी। तो मुंबई में गोवालिका टैंक मैदान में अगस्त क्रांति मैदान में इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। और अगस्त क्रांति के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि अगस्त 8 और 9 तारीख को 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। 8 तारीख को प्रपोजल रखा गया, 9 तारीख को प्रपोजल पास कर दिया गया और 9 अगस्त से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ऑफिशियली की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जानते थे, उसके द्वारा 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उसका स्लोगन चलने लगा और इसी स्लोगन के द्वारा ये आंदोलन आपका शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने इस समय कई नारे दिए, जैसे करो या मरो का नारा दिया। नॉन वायलेंस मूवमेंट रखने की बात कही गई क्योंकि आप महात्मा गांधी के फंडे को जानते हो कि उनका नॉन वायलेंस में आपका बहुत ही विशेष महत्व था, बहुत ही विशेष विश्वास था। उनका मानना था कि नॉन वायलेंस तरीके से ही हम अपनी बात को सरकार तक मनवा सकते हैं। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था 8 अगस्त 1942 में और ये आपका बॉम्बे में पास किया गया था भारतीय INC के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको पास किया गया था। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न किया गया। आंदोलन का कोई एजेंडा तो होगा। जैसे अंग्रेज अगर पूछेंगे आखिर आप आंदोलन क्या कर रहे हो, आपकी डिमांड क्या है, यदि वो पूरा करने वाली होती तो वो जरूर कर देते। तो यहाँ पे समझते हैं कि आखिर INC की क्या क्या एजेंडा था। तो उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। मतलब कि भारत में अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी सत्ता को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। सभी प्रकार के अधिकार भारतीयों को प्राप्त होना चाहिए जो कि फ्री इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब हमें अपने देश में आज़ादी से घूमने के लिए जो जो अधिकार चाहिए वो हमें प्राप्त होना चाहिए। ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डिमांड था। अगला प्रोविजन था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया जाए, मतलब कि हर प्रदेश का, संघ का या फिर स्वतंत्र भारत का खुद का जो गवर्नमेंट बन सकता है उसको गवर्नमेंट बनाने की बात कही जाए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है इनके द्वारा कर दी गई थी। तो इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत हो चुकी थी, उसमें प्रोविज़न किया गया। अब गांधी जी ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल होने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया, जिसको पूरी इंडिया ने फॉलो किया। समझते हैं कि उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया था। सरकारी कर्मचारियों से कहा कि अपनी जॉब मत छोड़ो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के प्रति लॉयल रहो, मतलब वफादार रहो। सैनिकों से कहा कि आर्मी के साथ रहो, लेकिन अपने लोगों पर फायरिंग मत करो, गोली मत चलाओ। किसानों से कहा कि यदि ज़मींदार आपका एंटी गवर्नमेंट है तो उसको टैक्स देने से परहेज मत करो, नहीं तो टैक्स मत दो। एंटी गवर्नमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट का पक्ष न लेता हो, आपका पक्ष लेता हो, किसानों का पक्ष लेता हो तो उसको तो टैक्स दो, वरना टैक्स मत दो। विद्यार्थियों को कहा कि यदि आप कॉन्फिडेंस हो कि मेरी पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है तो आप लोकल स्कूल में पढ़ लीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कूल छोड़ दीजिए। राजकुमार जितने भी थे, जिन प्रदेशों के राजकुमार थे, उनसे कहा गया कि आप लोगों की सहायता करो, ठीक है, सॉवर्निटी अपनाओ, मतलब अपनी संप्रभुता, अंग्रेजों के गुलाम मत बनो, अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाओ और अपना खुद का शासन क्रिएट करो। प्रिंसली स्टेट के लोगों से कहा कि यदि शासक जो है वो आपका एंटी गवर्नमेंट हो तो ठीक है, उसका साथ दो, वरना भारत का हिस्सा मान लो, अपने आप को भारत का हिस्सा मान करके उस प्रिंस का विरोध कर दो, उस राजकुमार या उस महाराजा का विरोध कर दो। अभी समझते हैं कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, तो इन लोगों ने आखिर ये क्यों सोचा कि हमें एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हो, या फिर वो भारतीय जो थे, भारतीय लीडर थे, वो अंग्रेजों को और अधिक शासन क्यों नहीं करने देना चाहते थे। तो उसके पीछे के कुछ वजह को समझते हैं। 1939 में ब्रिटिश के द्वारा विश्व युद्ध की शुरुआत की गई और इसमें ब्रिटेन जो है, उसने ब्रिटेन में यहाँ इसमें जो वायसराय था उसने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, बिना भारत के लोगों से पूछे उसने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। उधर जापान तेज़ी से एशिया की तरफ बढ़ रहा था, उसने कई एशिया के देशों में पहले से कब्जा कर लिया था और ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि जापान जो है वो आपका जल्दी ही भारत पर के पूर्वी भागों पर आक्रमण कर देगा और भारत को भी अपने कब्जे में ले लेगा। तो लोगों को डर यही था कि बिना किसी मतलब के हम युद्ध में शामिल हो गए और हम पहले किसी के गुलाम थे, अब फिर दूसरे कंट्री के गुलाम बनने वाले हैं, इसलिए भारतीयों को डर लग रही थी। दक्षिण पूर्व एशिया जो है आपका ब्रिटिश आपका हार चुके थे। मैंने पहले बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया में जापान जो है वो आपका हावी हो रहा था। लोगों को भरोसा था कि भारत जो है आपका ब्रिटेन बचा पाएगा, ऐसा कोई भरोसा जो है लोगों को नहीं था क्योंकि ब्रिटेन एशिया में बुरी तरह से हार रहा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इसकी शुरुआत की गई या फिर ऐसा बातें कही गई, कांग्रेस के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने की बात कही गई।
यदि ब्रिटिश चले जाते तो जापान हम पर आक्रमण नहीं करता। लोगों का तर्क यही था कि अगर ब्रिटेन वाले हमारे देश से चले जाएंगे तो हम तो विश्व युद्ध लड़ेंगे ही नहीं, तो जापान हम पर आक्रमण नहीं करेगा। गांधी को भी यही मानना था, गांधी जी भी इस बात से सहमत थे, उनका मानना भी यही था। वस्तुओं के दाम जो है आपका काफ़ी बढ़ चुके थे, क्योंकि आप जानते हो कि युद्ध के समय जितनी सामग्री होती है वो आपका सेना के लिए चली जाती थी। बंगाल में आपका उसके बाद फेमाइन भी आ गया था, भुखमरी की घटना भी हुई थी। कई मिलियन, मतलब कि मान के चलिए 60 लाख लोग मारे गए थे, मतलब 3-4 मिलियन लोग वहाँ पे मारे गए थे बंगाल के रीजन में। उसकी केवल एक ही वजह थी कि उसमें जो खाद्यान्न सामग्री थी वो आपका युद्ध में खपत हो गई थी। जो क्रिप्स मिशन था वो अपने वादों पे फेल हुआ। क्रिप्स मिशन ने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत जारी रखी। अब समझते हैं कि रिस्पॉन्स क्या निकला। कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, चाहे वो गांधी जी रहे हों, चाहे वो नेहरू रहे हों, चाहे वो सरदार पटेल रहे हों, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जब इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो मोर्चा जो है आपका कुछ युवा क्रांतिकारियों ने संभाला, कुछ युवा नेताओं ने संभाला। जैसे कि आपका जेपी का नाम आप जानते हो, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया का नाम आप जानते हो, अरुणा आसफ अली, इन सभी ने नेतृत्व को संभाला। और करीब 1 लाख लोगों को उसमें आपका गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि इतना भारी प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे इंडिया में कि पूछ नहीं सकते आप। कई जगह पे लाठीचार्ज किया गया, करीब 10,000 लोग आपका लाठीचार्ज में मारे गए। तो ये सारी बातें आपका अंग्रेजों के खिलाफ नफरत और बढ़ाती थी। कोई कम्युनल वायलेंस फिलहाल देखने को नहीं मिला, मतलब कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह की कोई घटना नहीं दिखाई दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैन कर दिया गया। मैंने 2 घटनाएं बताई हैं जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैन किया गया था। एक तो नमक सत्याग्रह तोड़ने के बाद, एक आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने के बाद। ये 2 घटनाएं थी जब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैन किया गया था। फिलहाल 1944 में गांधी जी को छोड़ दिया गया, मतलब 2 साल तक करीब गांधी जी आपका जेल में रहे। लोगों ने तो सपोर्ट किया, परंतु नेतृत्व का अभाव स्पष्ट दिखाई दिया। मतलब लोग आपका उग्र तो हो चुके थे, लेकिन अगर कोई अच्छा लीडरशिप मिलता तो बात कुछ और हो सकती थी। कई बिल्डिंग जला दिए गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग को नष्ट कर दिया गया लोगों के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट लाइन को तोड़ दिया गया। वो रेलवे से जैसे वो लोग आपका ट्रांसपोर्ट किया करते थे, तो उनके रेलवे लाइन्स को तोड़ दिया गया। कुछ पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, जैसे मुस्लिम लीग ने आपका भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी भी ये बात नहीं चाहती थी। कम्युनिस्ट जो थी आपका, ये विचारधारा आपका USSR से थी, मतलब कि सोवियत संघ से थी, और सोवियत संघ में आपका कम्युनिस्ट ही चलता था, जो कि उस समय ब्रिटेन का साथ दे रहा था। इसलिए आपका कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटेन का यहाँ पे साथ दिया। हिंदू महासभा भी इसके पक्ष में नहीं थी, भारतीय मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में हिंदू महासभा भी नहीं थी। तो मुस्लिम लीग का मानना था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में वो नहीं थे। मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि भारत जो है अंग्रेज छोड़ दें। उनका मानना था कि बिना पार्टीशन किए अगर अंग्रेज भारत छोड़ते हैं तो हमें पाकिस्तान, जो कि अलग देश बनाने का सपना जिन्ना का था, वो कभी पूरा नहीं हो पाता। तो जिन्ना ने युद्ध में और मुस्लिमों को भेजा, मतलब युद्ध में बाइकआउट करने की जगह पर जिन्ना ने कई अन्य युवा मुस्लिमों को प्रेरित किया कि आप ब्रिटेन का साथ दो। कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश का साथ दिया, क्योंकि वो सोवियत अलाइड थे। कम्युनिस्ट जो है वो विचारधारा भी आपका सोवियत संघ की है। सुभाष चंद्र ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और देश के बाहर ही भारत के लिए एक गवर्नमेंट बनाकर दिया, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट बना के दिया, जो कि यह माना जा रहा था कि अगर भारत में मान लीजिए जापान ने आक्रमण किया और भारत जीत जाता है तो वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट बनेगी, उसका पूरा प्रोविजन सुभाष चंद्र बोस के पास था। सी राजगोपालाचारी की बात किया जाए तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और पूर्ण स्वराज के पक्ष में नहीं थे। मतलब सी राजगोपालाचारी, CR के नाम से जाना जाता है, वो उस समय आपका पूर्ण स्वराज के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात किया जाए तो पूर्ण स्वराज के पक्ष में नहीं थे। जितने भी भारतीय ISPCs थे, जैसे आज के डेट में ISPCs ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, तो उसमें ICS हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विस, तो वो उसमें जितने भी भारतीय थे वो भी इस पक्ष में नहीं थे कि हमें पूर्ण स्वराज लेना चाहिए। क्विट मूवमेंट जो है आपका, उसका सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। मतलब जितने भी इंडियन ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने क्विट मूवमेंट, मतलब कि भारतीयों के द्वारा जो चलाया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, उसका साथ उन्होंने नहीं दिया। लोगों ने फैक्ट्री में काम बंद कर किया और विद्रोह जाहिर किया। मतलब कि यहाँ पे आपका आम आदमी का समर्थन जो है आपका पूर्ण रूप से मिल रहा था। बलिया का रीजन हो, तामलुक का रीजन हो, सतारा का रीजन हो, तो इसमें एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाई जा रही थी। मतलब अंग्रेजों के इतर आपका एक अलग गवर्नमेंट चलाई जा रही थी। अगर प्रमुख केंद्र की बात किया जाए जहाँ पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन ज़्यादा सक्रिय था 1944 तक, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मेदिनीपुर हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये आपके आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन चुके थे। अब समझते हैं कि अब इस भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा भारी सप्रेशन किया गया, उसके बावजूद लोगों ने आंदोलन जारी रखा। भारी सप्रेशन से मेरा मतलब ये है कि भारी संख्या में लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों को, जितने भी आक्रामक लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया, कई लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बावजूद जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो करते रहे।
गवर्नमेंट द्वारा वादा करने पर भी लोगों का जो विद्रोह था वो जारी रहा। भारत को बिना भारतीयों के शासन नहीं करने देंगे, ऐसा लोग सोच चुके थे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसके बावजूद लोग आंदोलन करते रहे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी सब्र नहीं था कि हो सकता है ब्रिटिश फिर से एक बार मुकर जाएं अपनी बात से। इसके बाद आपका जो मूवमेंट था वो संपूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। जितने भी लोग आपका विद्रोह कर रहे थे वो चाहते थे कि हमारे देश को संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। अब एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जो है वो आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति जो विद्रोह की भावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी ये बात मान चुके थे कि हमारे लिए अब यहाँ पे शासन कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप परिणाम जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।